हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परवेज रेयान और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कूलाम का नियम अर्थात कूलाम्स लॉ। तो दोस्तों, हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम समझने से पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि कूलाम कौन थे। तो दोस्तों, कूलाम जो है एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1885 ईस्वी में एक नियम बनाया। तो उसी के आधार पे इसका नाम पड़ा कूलाम का नियम। वही यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, जिसकी हम यहाँ पे परिभाषा देखेंगे और चित्र देखेंगे और उसकी बाकायदा डेरिवेशन यहाँ पे करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो फ्रांस के वैज्ञानिक कूलाम थे उन्होंने एक परिभाषा दी। तो वो परिभाषा क्या थी देखिएगा। यदि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों, फिर से मैं एक बार पढ़ता हूँ, फिर इसको हम अच्छे से समझाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे इसका मतलब क्या है मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ। देखिएगा, सबसे पहले ये समझते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेश ये क्या होते हैं। तो दोस्तों, मान लिया हमारे पास दो आवेश हैं। वो आवेश क्या है? स्थिर हैं, अर्थात अपनी जगह पे रुके हुए हैं। सपोज जैसे कि मान लिया हमारे पास ये एक आवेश है, ये अपनी जगह पे रुका हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, तो हम इसको कहेंगे स्थिर आवेश। उसी प्रकार से यहाँ पे कह रहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, अर्थात दो आवेश हैं। मान लिया एक आवेश ये है और एक आवेश ये है, तो ये अपनी जगह पे रुके हुए हैं, तो इनको कहेंगे दो स्थिर बिंदु आवेश। फिर आगे देखिए, इनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल। तो दोस्तों, हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आकर्षण क्या होता है। देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। ये मान लिया एक हमारे पास आवेश है, दूसरा आवेश ये है। तो अगर ये दोनों आवेश यहाँ पे रखे होंगे और ये अपनी तरफ ऐसे खींचने की कोशिश करेंगे, अर्थात ये आपस में चिपकने की अगर कोशिश कर रहे हैं, तो उसको कहा जाता है आकर्षण। दोनों के बीच अगर ये आपस में टच करने की कोशिश करेंगे तो इसको कहा जाता है आकर्षण। उसी प्रकार प्रतिकर्षण क्या होता है दोस्तों, ये एक हमारे पास आवेश है, दूसरा आवेश ये है, और अगर यहाँ पे रखने पे ये एक दूसरे को धक्का देके दूर फेंक दें, धक्का देके दूर फेंक दें अगर, तो उसको कहा जाता है प्रतिकर्षण। और अगर ये आपस में टच होने की कोशिश करें तो इसको कहा जाता है आकर्षण। फिर देखिए दोस्तों, तो उनके बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल जो होता है दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती होता है। तो सबसे पहले ये हम जो कूलाम ने बताया हमको, ये बताया है, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि जो फोर्स होता है वो दोनों आवेशों की जो मात्रा है उसके गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और दूसरी बात यहाँ पे है कि जो बीच की दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए, यहाँ पे हमने एक ये चित्र बनाया हुआ है, इस चित्र की सहायता से अब आपको अच्छे से समझाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करनी है आपको। तो माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने चित्र बनाया है। इस चित्र में आवेश, ये हमारा पहला आवेश है Q1, ये हमारा दूसरा आवेश है Q2, जो एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। तो हमने माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तब उनके बीच लगने वाला बल। तो इनके बीच में कितना बल लगेगा यही कूलाम ने बताया था कि दो अगर आपके पास बिंदु आवेश हैं, वो स्थिर हैं, हवा में रखे हुए हैं, उनके बीच की दूरी r है, तो उनके बीच कितना बल लगेगा यही कूलाम ने बताया था। तो इसको हम कैसे निकालते हैं देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, अर्थात जो फोर्स है
वो दोनों बलों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यही यहाँ पे पहली लाइन लिखी हुई है कि स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल जो होता है दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती होता है। तो यहाँ पे दोनों आवेश का हमने कर दिया गुणा और उसके अनुपाती क्या होता है, फोर्स होता है। और दूसरा इक्वेशन जो है वो कह रहा है कि दोनों उनके बीच की दूरी के वर्ग कर दीजिए। तो बीच के दूरी का हमने क्या कर दिया, वर्ग, और उसका फिर हम क्या कर देंगे, व्युत्क्रमानुपाती। तो दोस्तों देखिए जो इनके बीच की दूरी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो Q1 और Q2 के बीच की दूरी R है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने क्या किया, F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², दूरी का क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया, और उसका व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है दोस्तों, 1/r² करके अगर यहाँ पे लिखे हैं तो ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, और ये क्या है, अनुक्रमानुपाती। तो ये हमारे पास समीकरण दूसरा बन जाता है। अगर हम दोनों समीकरण की तुलना करें तो यहाँ पे हमको मिलेगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²। तो ये दोनों समीकरण की अगर हम तुलना करेंगे तो F जो है अनुक्रमानुपाती ये वाला Q1 Q2 और इसके बटे में r² मिल जाएगा। अनुक्रमानुपाती को हटाने के लिए हम यहाँ पे एक नियतांक लेंगे, तो F बराबर K, ये अनुक्रमानुपाती हट जाएगा दोस्तों। जब हम यहाँ पे एक नियतांक K ले लेंगे तो ये जो अनुक्रमानुपाती वो हट जाएगा। तो F बराबर K Q1 Q2/r² ये हो जाएगा। जहाँ पे जो K है ये क्या है, एक नियतांक है, जहाँ K क्या है, नियतांक अथवा स्थिरांक इसको हम बोल सकते हैं। तो नियतांक है, और K का मान दोस्तों कितना होता है, K का मान होता है, K का मान जो है वो होता है 9.0 × 10⁹ इतना मान होता है ये हमारा K का। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और अगर हम K की जगह पे ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको, F बराबर K की जगह पे यूज कर सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/r²। 1/4πε0 इसलिए यूज किया जाता है ताकि जब हम इस पे आंकिक प्रश्न करेंगे अर्थात न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पे हमको आसानी होती है, इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है 1/4πε0। तो इतने न्यूटन आपका फोर्स लगेगा। यही दोस्तों कूलाम का नियम है, और ये यहाँ पे मैंने डेरिवेशन भी आपको करके दिखा दी है। तो यहाँ पे K आप लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं 1/4πε0, और दोनों की वैल्यू कितनी दोस्तों होती है, 9.0 × 10⁹ इतनी दोस्तों वैल्यू होती है। और इसको आप मात्रक इसका लिखना चाहें तो यहाँ पे लिखेंगे न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो यहाँ पर न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो ये यहाँ पे K यूज कीजिए आप, या फिर 1/4πε0 यूज कर सकते हैं, और दोनों की वैल्यू इतनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम इस डेरिवेशन को आपको एक बार फिर से समझा देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कूलाम का नियम की जो परिभाषा है वो कह रहा था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का जो बल होता है वो दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती था, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया, हमने दो बिंदु आवेश ले लिए, माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं। तो यहाँ पे एक बिंदु आवेश रखा Q1, यहाँ पे एक बिंदु आवेश रखा Q2, और जिनके बीच की दूरी कितनी है, R है। तो यहाँ पे हम परिभाषा के अनुसार क्या करेंगे, कूलाम के नियम कहता है कि जो दो बिंदु आवेश है इनके बीच लगने वाला जो बल है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, Q1 × Q2 किया, और अनुक्रमानुपाती फोर्स, यानी फोर्स जो है वो Q1 और Q2 के अनुक्रमानुपाती है। तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 ये पहला समीकरण बन जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे दूसरी बात है वो ये है कि इनके बीच के
दूरी जो होगी उसके वर्ग करेंगे, फिर उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है बल। तो हमने क्या किया, जो दूरी थी r, इसका हमने वर्ग कर दिया और व्युत्क्रमानुपाती कर दिया। तो 1/r², ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो f व्युत्क्रमानुपाती 1/r², ये दोस्तों हमारा बन जाएगा दूसरा समीकरण। दोनों समीकरण की अगर हम तुलना करें तो f अनुपाती q1 q2, यहाँ पे देखिए f अनुपाती q1 q2/r²। दोस्तों हमेशा इस अनुपाती को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लिया जाता है, नियतांक। तो हमने यहाँ पे एक नियतांक ले लिया, जिसके कारणवश से ये यहाँ पे बराबर का चिन्ह आ जाएगा, अनुपाती हट जाएगा। तो f बराबर k, ये हो गया हमारा नियतांक q1 q2/r², जहाँ k क्या है, k है एक नियतांक, k का मान होता है 9.0 × 10⁹ न्यूटन डेसीमीटर स्क्वायर प्रति कूलम। फिर दोस्तों इस k की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, 1/4πε0 q1 q2/r²। दोस्तों इस प्रकार से हम कूलम के नियम का प्रयोग और यूज करते हैं, तो न्यूटन हो जाएगा। और k की जगह पे हम 1/4πε0 भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये ε0 क्या होता है, ये होता है निर्वात की विद्युतशीलता। ε0 क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। दोस्तों इसके बारे में अच्छे से हम और आगे बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ से आपको बिल्कुल फ्री में इसकी PDF फाइल मिल जाएगी और आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। और अगर समझ में आई है तो दोस्तों लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त जो हैं उनको इस चैनल के माध्यम से कुछ सीखने को मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।